सब सबको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा में एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। जो आज का जो विषय है वो है समाज में कायरता अधिक बढ़ रही है या हिंसा। आम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है। हम यह भी विचार करेंगे कि हिंसा अहिंसा कायरता और आत्मरक्षा में क्या अंतर है। तो ये है वो विषय, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि हिंसा अहिंसा कायरता और आत्मरक्षा में अंतर क्या है। जो भी बात बोलूंगा वो सामान्य अर्थों में बोलूंगा। हिंसा का मतलब ये हुआ कि जब कोई समूह या व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए जोर जबरदस्ती, मारपीट या शक्ति का प्रयोग करता है, उसे हम हिंसा कहते हैं। अब बात करते हैं अहिंसा की। जब समाज में कोई व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण उपायों का सहारा लेता है तो हम उसे अहिंसा कहते हैं। जैसे अनशन, धरना प्रदर्शन इत्यादि। अब हम बात करेंगे कि कायरता क्या होती है। कायरता को हम दो अर्थों में हम समझ सकते हैं। पहली चीज, ऐसा व्यक्ति या समूह या समाज जो अपने दायित्वों की उपेक्षा करे और अपने दायित्वों का निर्वाह करने से बचे, उसे हम कायर कह सकते हैं। जैसे अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से नहीं किया तो मेरी नजर में ये कायरता है। या कोई सैनिक रण क्षेत्र से बिना लड़े हुए भाग आया तो ये कायरता है। एक दूसरी कायरता है जो मैं मानता हूं, वो है कि जब कोई व्यक्ति या समूह अपने से कमजोर लोगों पर अत्याचार करता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है, तो ये भी एक कायरता है। जैसे आज के समय में जो जो पहलगाम में जो हिंसा हुई, तो वहां के जो आतंकियों ने पर्यटकों को मारा, नाम पूछकर पहचान पूछकर, ये मेरी नजर में कायरता है। अब बात करते हैं कि आत्मरक्षा क्या है। आत्मरक्षा का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति हम हमारे अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, जब हमारे अस्तित्व पे संकट हो, और उसके लिए हम जब कोई उपाय करते हैं, चाहे वह हिंसक हो या हिंसक, इसे हम आत्मरक्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए 90 के दशक में बिहार में नक्सलियों का आतंक था, और वहां पे सवर्णों के साथ तब सवर्णों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था रणवीर सेना, और उस संगठन ने अपना काम बखूबी किया। तो मेरी नजर में ये आत्मरक्षा है। अब तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा मूल विषय है कि समाज में कायरता बढ़ रही है कि हिंसा। ये थोड़ा जो विषय है ये पेचीदा है।
इसको हम ऐसे समझते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, मेरा मानना है कि समाज में हिंसा बढ़ रही है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। ये हिंसा बढ़ रही है। अब हम ये जानेंगे कि ये हिंसा बढ़ क्यों रही है। देखिए, जो हिंसा हमारे यहाँ बढ़ रही है, उसके पीछे मैं राज्य को मानता हूँ। आजादी के बाद से டைமுக்கு சாப்பிடுறா நீ சொன்னாதான் அவங்கள சாப்பிடுவாங்க म्यूट करिए। சொல்லி எல்லாருக்கும் आजादी के बाद से जो हमारा राज्य है, उसने समाज को एक तरह से बंधक बना लिया। जो समाज की जो स्वतंत्रता थी, जो उसकी स्वायत्ता थी, उसको उसने निगल लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि समाज इस तेज हो गया, अशक्त हो गया। वो किसी भी स्थिति में अपना भला करने की स्थिति में नहीं रहा। जब राज्य ने ये स्थिति हासिल की, लेकिन राज्य जो है, वो जो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा करने में असफल रहा। राज्य का पहला कर्तव्य क्या है? अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देना। लेकिन ये राज्य असफल रहा है। हो सकता है कि मेरी बात से सिर्फ लोग असहमत हों, लेकिन ये हमारा मानना है। और मैं इसे उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। 2017 में जब यूपी में सत्ता बदली, उसके पहले जो यूपी था, वो था गुंडा राज। और वहां पे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों ने आतंक मचा रखा था। जो हमारी सरकार थी, जो हमारी व्यवस्था थी, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, बिल्कुल ही विवश थी। इसका उदाहरण ये है कि अतीक अहमद का मुकदमा सुनने से जो वहां के न्यायाधीश थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। अब इसका परिणाम ये हुआ कि उन लोगों का अत्याचार बढ़ गया जनता पे। जब योगी जी सत्ता में आए, उन्होंने इसको अपने तरीके से निपटा। जो वहां का समाज है, वो वो भी संकट में था, त्रस्त था। जो इनकाउंटर कल्चर जो आज दिख रहा है यूपी में, तो कहीं ना कहीं राज्य की विफलता है और समाज का रोष है कि समाज उसको स्वीकार करता है, बल्कि स्वीकार ही नहीं कर रहा, उसको वो अप्रिसिएट भी करता है। क्योंकि जब देखा समाज ने कि राज्य हमारी रक्षा करने में समर्थ है, तो ये जो इनकाउंटर कल्चर है, इसको बढ़ावा मिला। जो इसका एक उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं बिहार का। 90 के दशक में जब नक्सलियों आतंक फैलाया, तो बिहार की शासन व्यवस्था पूरी तरह से खराब थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी, उसका अस्तित्व ही नहीं था। और वहां पे सवर्णों पे जो अत्याचार हुए, तब वहां पे एक संगठन का निर्माण हुआ और उसने भी उसी जो तरीके से हिंसा की और लोगों की रक्षा की। हो सकता है कि हमारी बात से लोग सहमत ना हो, लेकिन यह ये मेरा मानना है। तो आप तो हिंसा का वातावरण राजनीति तैयार कर रहा है। जब राज्य को अपना काम हो नहीं रहा है, राज्य शराबबंदी में लगी हुई है, गुटखाबंदी में लगी हुई है, तो फिर क्या होगा? ये जो समाज है, उसके भीतर संतोष नप रहा है। आज न्यायपालिका के प्रति, सरकार के प्रति जो यहाँ की जो आम जनता है उसमें असंतोष है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसके अलावा मैं एक बात और मैं कहूंगा कि जो ये हिंसा जो बढ़ रही है, ये व्यक्तिगत स्तर पे भी है। आज देखिए, पति पत्नी के बीच हिंसा है। कल तक इस तरह की बातें लोग सोचना मुश्किल था, ये आम बात हो चुकी है, क्योंकि राज्य इसका निराकरण करने में समझ रहा है। ऐसे नियम कानून बना बनाए हैं विवाह के, तलाक के, कि व्यक्ति बेबस है, जिससे उसके भीतर भीतर असंतोष की भावना है, और अ, हत्याएं हो रही हैं। आज ही अखबार मैंने पढ़ा कि एक पति ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखा, उसने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसको पता है कि समाज तो खत्म है और ये कानून हमारे लिए है नहीं। तो जो इस बेबसी में, हताशा में ये हत्याएं हो रही हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो मैं निष्कर्ष आपको दे रहा हूं कि हमारे यहाँ जो राज्य है, उसने अपने कार्य को अच्छे से नहीं किया, जिससे यहाँ के समाज में, व्यक्तियों में ये भावना फैली कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ सामाजिक हिंसा बढ़ रही है। एक बात और मैं देता हूं। जैसे पहलगाम हमला हुआ, किसी भी राजनीतिक दल ने, यहां तक कि भाजपा ने, ये नहीं कहा कि ये इस्लामिक विस्तारवाद का मामला है। लोग पाकिस्तान को दोष दे रहे हैं, लेकिन जो आम हिंदू है वो तो इस बात को समझ रहा है। तो इसका परिणाम ये होगा कि जो आम हिंदू है वो भी हिंसा की बात करेगा। अगर सरकार इसको एड्रेस करती उस तरीके से, तो ये समस्या है, तो ये माहौल नहीं बनता। आज हिंदू फिर बोल रहा है, तो इसके लिए हमारी राज्य और सरकारें जिम्मेदार हैं। निष्कर्ष हमारा ये है, राज्य ने अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं किया। उसी का परिणाम है कि हमारे समाज में संतोष फैला, रोष फैला, और सामाजिक हिंसा बढ़ रही है। आपने हमारी बात को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमने अपनी बात रख दी है। विपुल जी, मैं थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ। हिंसा पे तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस सामाजिक हिंसा क्यों बढ़ रही है, और मुझे लगता है पिछले हफ्ते भी हम लोगों की चर्चा हुई थी कि इसमें राज्य की निष्क्रियता अधिक दिखाई देती है। तो राज्य इसमें दोषी स्पष्ट दिखाई देता है, इसमें न्यायपालिका का भी दोष दिखाई देता है। लेकिन जब हम अहिंसा शब्द पर विचार करते हैं तो अहिंसा पर थोड़ा सा अ, हम पढ़ते हैं या समझते हैं, तो मुझे लगता है अहिंसा का एक अर्थ होता है अकारण हिंसा। अर्थात बिना किसी कारण अगर हिंसा की जाए तो उसे जो है हम हिंसा कहें, लेकिन कारण सहित अगर हिंसा की गई है तो कारण सहित की गई हिंसा को भी अहिंसा कहा जाता है। यानी अहिंसा शब्द में ही छिपा हुआ है अ का अर्थ नहीं होता है। अकारण हिंसा को भी जो है वह अहिंसा कहा गया है। हम भगवत गीता को देखते हैं या महाभारत का जब युद्ध देखते हैं तो वहां हिंसा को अंतिम विकल्प के रूप में दिखाया गया है, और कहा गया हिंसा परमो धर्म तथैव च धर्म हिंसा प्रथम। अहिंसा को प्रथम धर्म माना गया।
और आवश्यक पड़ने पर जो है हिंसा को ठीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे प्रयास कर लिए कि हिंसा रुक जाए, लेकिन वो असफल रहे और लास्ट में जो है हिंसा का मार्ग अपनाना ही पड़ा। आवश्यकता से अधिक अहिंसक हो जाना भी कायरता का प्रमाण है। अर्थात अहिंसक होने में और कायर होने में भी बड़ा अंतर है। अहिंसक होने का यही अर्थ है कि आप किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर हमला हो और आप चुपचाप बैठे रह गए, तो इसे फिर अहिंसा नहीं कहा जाएगा, ये कायरता कहा जाएगा। और ऐसे में आत्मरक्षा जो है वह अनिवार्य हो जाती है। राज्य तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है। लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि अन्य कई कारक हो सकते हैं। जैसे मोहन जी ने कहा था कि भोजन में भी एक कारक हो सकता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था भी एक कारक हो सकती है जो हमारे प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं अन्य कारण दिखाई देते हैं, लेकिन मूल बात आकर वहीं अटक जाती है कि राज्य कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम लोग कायर हो जाएं और कोई विकल्प अगर न बचे व्यक्ति के पास, तो यदि वो आत्मरक्षा में अगर किसी को मार ही देता है तो फिर न्यायालय में सिद्ध कैसे करेगा? अधिकांशतः मामलों में ये देखने में आता है कि जो लोग आत्मरक्षा में भी किसी को मार दें, तो वो कोर्ट में उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक तरह से वो अपराधी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अहिंसा से पहले भी हमारे पास कई तरह के मार्ग उपलब्ध हैं। हिंसा तो अंतिम मार्ग है। आपके पास सबसे पहला मार्ग है कि आप वहां से भाग सकते हैं। आप वहां से भाग जाए जान बचा करके, जैसे भी। उसके बाद राज्य का सहारा लीजिए या जो भी व्यवस्था है उस सिस्टम से आप मांग कर सकते हैं। दूसरा, ये देखते हैं कि अगर आपके पास भागने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप कमजोर हैं तो मारे जाएंगे। और यदि आप मजबूत हैं तो सामने वाले को दबा देंगे, लेकिन मारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने किसी को मार दिया, तो मारने से पहले आपके पास विकल्प था कि आप उसे अधमरा कर सकते थे, आप उसके हाथ पैर तोड़ सकते थे, या इस परिस्थिति तक ले आते कि वो आपके ऊपर हावी ना हो। लेकिन ये तभी संभव है जब आप मजबूत हैं। और आप कमजोर हैं तो आत्मरक्षा कर नहीं पाएंगे। ऐसे में भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आप न्यायालय में सिद्ध कैसे करेंगे कि आपने आत्मरक्षा में मार दिया है, क्योंकि मारने के लिए अधिकांशतः विषय में आप मजबूत होने चाहिए। तो यहाँ पर ये परिस्थिति सबसे पहले आती है कि व्यक्ति भाग जाए वहां से, और उसे बाद में कोई भी अन्य इकाई है वो उसको संरक्षित करे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब वह किसी अन्य इकाई से या राज्य से वह अपेक्षा करता है कि वह उसकी सुरक्षा करे, उस समय तो वो पलायन कर जाए, भाग जाए। भारत में पश्चिम बंगाल में हमने देखा अभी 500 परिवारों का वहां से पलायन हो गया। अब वो पलायन करके अगर स्टेट के पास चले भी जाए और स्टेट उनको सुरक्षा न दे, स्टेट उनकी वापसी न करवाए, उसकी गारंटी न दे, तो फिर आप राष्ट्रपति शासन लगाइए या फिर आप कोई भी तरीका अपनाइए। पर मुझे लगता है अगर आपने उनकी सुरक्षा का दायित्व तो नहीं दिया और वो पलटकर वार कर देते हैं, हिंसक हो जाते हैं, तो फिर इसे एक तरह से गलत नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे राज्य की निष्क्रियता का ही परिणाम दिखता है। लेकिन अपना सब कुछ छोड़ करके भाग जाना और लगातार पलायन करते ही रहना, चाहे कश्मीर से जाए, चाहे पश्चिम बंगाल से जाए, कहीं से भी जाए, ये कायरता का प्रमाण है कि आप कहीं 50%, 70%, 80% हो करके भी जो है मार खाते हैं और भाग जाते हैं। और कुछ लोग 20-30% होकर के संगठित होकर के अपराध करते हैं और वो लोग आप पर हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी देखने में आता है, हिंसक जितने भी लोग हैं वह संगठित हैं, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो अहिंसक हैं वो असंगठित हैं। और अहिंसक और असंगठित दोनों होने पर क्या होता है, वो कायर हो जाते हैं। अर्थात जब एक मारा जाता है तो बाकी सब हैं, और उसके बाद सबका नंबर आता है और सब वैसे ही पलायन करने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ असामाजिक लोगों के विरुद्ध सभी सामाजिक लोगों को संगठित होना पड़ेगा और उन्हें बलपूर्वक व्यवस्था दबा दे तो ठीक है, अन्यथा व्यवस्था भी बहुमत के ही आधार पर बनती है। आप जैसे जो तरीका अपनाएं, क्योंकि अगर राज्य अराजक हो गया, राज्य अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएगा, तो आपको कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कायरता की तुलना में हिंसा को ठीक मानता हूं, और हिंसा की तुलना में अहिंसा को ठीक मानता हूं। अर्थात आपातकाल स्थिति में ही हमें जो है हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपने अपना भी लिया तो आप कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लास्ट में आप ही फंस जाएंगे। इसीलिए अच्छा रहेगा कि व्यवस्था से हम लोग मांग करें। व्यवस्था ना कर पाए तो मुझे लगता है अव्यवस्थित रहेगा, फिर आप एनकाउंटर का भी समर्थन करेंगे
और मजबूरी में आप जो है हथियार भी उठाएंगे। जी धन्यवाद। सभी बंधुओं को नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है क्या? आ रही है, बताइए। बाबा, कायरता या हिंसा दोनों लगभग समाज से खत्म हो रहा है। आम लोग सुख और शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग शिक्षित हो रहे हैं, स्वतंत्र हैं और सुखी हो रहे हैं। इसलिए समाज से कायरता और हिंसा दोनों ही खत्म हो रहे हैं। हिंसा क्रोध बस, लोभ बस किया हुआ कार्य या प्रयास हिंसा कहलाता है। अहिंसा विवेकपूर्ण ढंग से किया हुआ प्रतिवाद अहिंसा कहलाता है। अपनी ड्यूटी न करना वह कायरता है। शायद आप विद्यार्थी हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो आप कायर हैं। आप व्यवसायी हैं, अपना व्यवसाय नहीं कर रहे हैं तो कायर। जो भी आपकी ड्यूटी है यदि आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो यह कायरता है। आत्मरक्षा काफी बड़ा है। आत्मरक्षा वह है कि जो स्वयं की रक्षा अपनी करने में हमेशा इंसान को तत्पर रहना चाहिए। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म। अब आत्मरक्षा में हम खुद को भी पाते हैं और अपने समाज को भी पाते हैं। समाज की रक्षा करने के लिए यदि हम सामाजिक ढांचे को मजबूत नहीं बनाएंगे, सामाजिक ढांचे को टूट जाने देंगे, विचारों से यह मान लेंगे कि समाज बड़ा नहीं है, हम हमेशा समाज में उपदेशक की भांति बने रहेंगे, तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। हम अपना या समाज की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। हमेशा समाज में सामाजिक ढांचे को बनाना होगा। जब तक हम सामाजिक ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे तब तक समाज नहीं बच पाएगा। हम लोग धन धान्य से भरे रहें, सुख शांति से जीवन जीते रहें, लेकिन यदि हम सामाजिक रूप से कमजोर हो गए तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो यह कहते हैं कि मैं ही सही हूं, दूसरा गलत है, या जो किताब में लिखा है वही सही, यदि आप उसको नहीं मानते हो तो आप जीने का अधिकार नहीं है या आप गलत हो। ऐसी प्रवृत्ति के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी विचार को मानते हैं, ये लोग समाज के लिए घातक हैं। इनसे बचने के लिए या इन्हें समाप्त करने के लिए जब सामाजिक ढांचा हमारा मजबूत रहेगा तभी हम इनसे बच पाएंगे। और यदि हम सामाजिक ढांचे को अपने छिन्न भिन्न किए रहेंगे तो किसी एक दिन मुर्शिदाबाद होने से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, बताइए। वो सभी साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय विपुल आदर्श जी ने रखा है कि समाज में हिंसा और कायरता की क्या स्थिति है तथा हिंसा, अहिंसा, कायरता और आत्मरक्षा में क्या फर्क है। तो जो हम देखते हैं कि हिंसा जो है वो हिंसा से हम अर्थ जो निकालते हैं वो किसी को चोट पहुंचाना है,
मारना पीटना है, लेकिन इसके अलावा भी हिंसा में जो है मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को भयभीत किया जाता है, उसको संवेदनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, उसको आतंकित या प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे भय के रूप में हो, तो हम इसको हिंसा कह सकते हैं। हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ भी है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम किसी भी, चाहे वह संस्था हो, संगठन हो या व्यक्ति हो, उसके प्रति अगर हम शक्ति का हिंसात्मक उपयोग करते हैं तो वो हिंसा में आता है। अहिंसा जो होता है वह मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों रूप से किसी को भी चोट या भय या संवेदनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना होता है। इसमें शांति है, प्रेम है, संवेदना है, दया है। और जो अहिंसक व्यक्ति होता है वह दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी जो आगे समस्या होती है उसकी सामना करने की शक्ति रखता है। जो कायरता है, तो कायरता तो हम समझते हैं कि न वो अहिंसा में है, और हिंसा और आत्मरक्षा में तो है नहीं। कायरता का जो है वो पिछलग्गू टाइप का होता है। जो भी आर्थिक रूप से शक्ति के रूप में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी शक्तिशाली हैं, उनके ये पिछलग्गू रहते हैं। और वो चाहे इनके साथ जैसा भी व्यवहार, अत्याचार, अनाचार करे, इस सभी चीज को बर्दाश्त करते हैं और उनके साथ लगे रहते हैं। ये न अपनी सुरक्षा कर सकते हैं वक्त पर, न अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, न समाज की सुरक्षा कर सकते हैं। ये चाहे इनको जिंदा कहिए या मृत्यु कहिए, दोनों बराबर के रूप में है। आत्मरक्षा जो है, कोई भी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार आत्मरक्षा के लिए, चाहे वह अहिंसात्मक रूप से समझा बुझाकर दिमाग को फेर कर अपनी आत्म सुरक्षा करे, या वहां पर थोड़े देर के लिए जब सामने देखे कि बहुत मजबूत हमारे सामने प्रतिद्वंदी है, तो उस समय थोड़ा सा कायरता भी दिखा करके और भाग करके और अपनी आत्मरक्षा करके और फिर से जो है अहिंसक लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जो आत्मरक्षा की बात है, तो चाहे अपने लिए, चाहे अपने किसी दूसरे के लिए भी उसकी सुरक्षा और आत्मरक्षा के करने के लिए अगर उसमें ताकत हो तो वह हिंसा का भी सहारा ले सकता है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से उसकी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन जो आज हम देखते हैं कि हिंसा और कायरता का क्या स्थिति है समाज में, तो हम दोनों को देखते हैं कि स्वार्थ और हिंसा जो है तो समाज में तीव्र गति से बढ़ रही है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है किसी सीमा तक हिंसात्मक रूप में बढ़ जा रहा है। अपनी सारी नैतिकता का जो है
वो खो दे रहा है, चाहे वह अपना हो या पराया हो। अपने सुख सुविधा के लिए वह उसको भी नहीं पहचान रहा है, चाहे वह भाई हो, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो। हम ये समाज में आप आज देख रहे हैं कि अपनी भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए हिंसात्मक रूप से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और उसी रूप में कायरता भी बढ़ रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि आज अपनी सुख सुविधा के लिए किसी के भी पीछे जो है पिछलग्गू होकर के, उसके तलवा चाट करके, या अपनों के प्रति या देश के प्रति भी गद्दारी करके, इस प्रकार की कायरता करके, और वो जो है उनके साथ में अपनी जीवन यापन और सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र या प्रजातंत्र या कोई भी अगर सरकार या तंत्र चल रहा है तो हिंसा करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। अगर है तो सरकार का जो रक्षात्मक शक्ति है हिंसा करने की, उसकी छूट है, और वह उसका सहारा लेकर के, और समाज में जितने भी नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, उनके मूल अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको न्याय और सुरक्षा मिलना चाहिए। पब्लिक को किसी प्रकार का हिंसा करने की कोई आवश्यकता न पड़े। और जो अहिंसक प्रतिरोध है, तो अहिंसा में वो ताकत है कि एक अहिंसक व्यक्ति ही किसी भी समस्या का सही सॉल्यूशन निकाल सकता है। और कोई भी अगर युद्ध हो या किसी प्रकार का विकट से विकट समस्या हो, वह अपनी बौद्धिक क्षमता से अंतिम परिणाम तक अहिंसक तरीके से लड़ते हुए उसको पहुंचा सकता है। हिंसक व्यक्ति का रास्ता में ही वह रुक जाएगा, वह अंतिम परिणाम नहीं पहुंचा सकता है। आज हम देख रहे हैं कि चाहे इजराइल हमास का हो या यूक्रेन रशिया का हो, आज 3-3.5 साल हो गया उनका युद्ध का, साल से ऊपर इनका हो गया। आज भारत में भी है, 3-4 साल से छद्म युद्ध चल रहा है, लेकिन इससे कोई निराकरण नहीं है। अहिंसात्मक रूप से ही कोई भी समन्वय बैठाकर और सही निर्णय हो सकता है, और उसी से विश्व समाज में या राष्ट्र समाज में सुख शांति और दया प्रेम की भावना जो है वो आ सकती है। मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा और साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चलिए, और बताइए कोई। अपने सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, पवंजय जी की भी बात सुना और इन लोगों को सुनते हुए मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मैं पहले से कोई मेरी तैयारी नहीं सोच के रखा हूँ, बात सुन करके जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जहाँ पे हिंसा की जरूरत है, हिंसा का मतलब जहाँ पे व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रक्षा की बात है, और वहां पर चुप रह जाना, जो लोग कह रहे हैं कि भाग जाइए, गोड़ पड़िए, हाथ पड़िए ना, वही कायरता है। आपको अगर मरना ही है, जैसे कि अगर मेरा तो ये भी कहना है कि अगर जो इतने पर्यटक वहां थे, जो मरे तो मरे, जो बचे तो बचे, अगर सारे लोग मर एक जगह इकट्ठा होकर के अगर उससे लड़ना शुरू कर देते
तो हमें लगता है कि परिणाम दूसरा भी हो सकता था। निस्संदेह एक दो इधर ज्यादा मरते, लेकिन उन लोग भी सही सलामत से नहीं लौट पाते। तो वहां पे भी चुप रह गए जो हम लोग, और ये अपने आप को मान रहे हैं कि हम बुद्धिजीवी थे, बच गए, और मतलब ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं, वही कायरता है। और जहाँ पे हिंसा की जरूरत थी, तो हिंसा कर करके हम अपने मजबूती का परिचय देते, या हम किसी के जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में समर्थ होते और चुप रह गए, वही कायरता है। इतनी ही बात हमें समझ में आ रही है। मैंने अपनी बात समाप्त की। बाबा प्रणाम। भाई बताइए। बाबा आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। बा, बाबा मुझे लगता है मैं समाज कायर नहीं है, कायर है हमारा नेतृत्व। क्योंकि वहां की भीड़ करता एक भी नहीं था, क्योंकि भीड़ चलती है। चलिए, तब तक और कोई बताइए। हाँ, बताइए माता प्रसाद जी। बाबा गांव में हूँ, नेटवर्क है, चला जाता है यहाँ बार बार, इसलिए कोई अन्य साथी विचार रखे। अभी तो आवाज आ रही है। चलिए, और बताइए कोई। हाँ बाबा, तो बताइए। बताइए कोई बात, सुनील देव जी, ज्ञानेंद्र जी। हेलो। हाँ, बताइए श्रीकांत जी। देखिए, दो पक्ष होता जा रहा है आपके डिबेट में। कुछ लोग कह रहा है कि ये ठीक है, ये लॉजिक तो बहुत अच्छा है कि जब अब कह रहा था, अब देख रहा था खतना कराए हो कि नहीं कराए हो, उस समय तो एक को मार सकता था एक, अगर हिम्मत होती थी ना। मैंने वो तीन चार ही थे, और जब खतना देख रहे थे, बताइए, वो सब एक्टिविटीज करने में टाइम तो बहुत सारा लगा होगा ना। जयपुर की घटना तो यही थी ना, अकेले पीट दिया, निहत्था था, लेकिन तब है कि वो फौजी था। लेकिन इसमें भी तो फौजी थे ना। लेकिन लेकिन मैं आपको डेप्थ में लेकर के चलता हूँ कि ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है। ऐसा वो जो फौजी की बीवी, जो अभी 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, वो बोल रही है मसूरी में इधर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ कुछ पीटा है लोग कश्मीरियों को, और भी उधर में भी पीटा, राजस्थान में भी पीटा है। तो उसी पर अपना रिएक्शन दे रही थी कि कश्मीरियों को मारने से नहीं है, या क्या करा था, मुसलमानों को मारने से नहीं है, या नफरत फैलाने से नहीं है। जो कैजुअलिटी होना था सो तो हो गया। अब फिर नफरत की खेती करने का क्या मतलब है। चाहे और भी डेप्थ में आपको ले चलते हैं कि कोई तो रिएक्शन नहीं हुआ ना, पूरे भारत में तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कहीं एक वो चिट्ठी भी नहीं मरी। उतना बड़ा कैजुअलिटी हो गया, उतनी बड़ी घटना हो गई, उतना जो भी उसको मानिए आप। अब सब लोग मोदी की तरफ तो देख रहा है, गाली देने वाले गाली भी मोदी को दे रहे हैं कि तू जल्दी काहे नहीं कर रहा है। वो प्रशासक है, उसके जिम्मे काम है, वो समझता है क्या जल्दी है, क्या देर है। लेकिन इसका वेद में, इसका ये ऐसा क्यों सहिष्णु है लोग, ऐसा क्यों। सिकंदर भी जब भारत विजिट कर रहा था, तो वो ग्रंथ में हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे कि वो
वो यहाँ सब किसान लोग अपन खेती कर रहा था, किसी को युद्ध से मतलब नहीं था। मुसलमान भी के बारे में तो इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि झप्पड़ से पीट कर खदेड़ दिया रहता सब। इतना 500-600 लोग आया था लूटपाट करके पूरे देश को कब्जा कर। अंग्रेज तो केवल वो शिप पे भर करके आए थे। कभी भी यहाँ वाले अब गद्दार कह लो, सहिष्णु कह लो, जो जो विशेषण लगाना हो आप लगा लो, लेकिन कभी कुछ रिएक्शन नहीं होता है लोगों में। सोचता है लोग कोई हिंदी पर हमें कहानी छेड़छाड़ न हो रानी। मतलब ये भीतर में बैठा हुआ है, सब लोगों के भीतर में बैठा हुआ है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक 8वां क्लास में पढ़ता था तो एक मुर्गा मारा था बस। सिर्फ जीवन में एक बार मारा हूँ, वो भी 8वां क्लास में था। बड़ी गलानी हुई, फिर बाद में कान पकड़ा, फिर मांस की दुकान पर फिर कभी नहीं गया। तो ये सब रिएक्शन, ये डेप्थ नहीं, डेप्थ में जाने पर वेद ही, डीएनए तो हमारा वहीं से वेद से आ रहा है ना। तो ये वेद है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं, जिसमें मनु स्मृति तो है, वो बहुत बवाल मचाया, हरदम बवाल मचाते रहता है। जो भी हो, फर्स्ट गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था। लेकिन स्मृतियां है, उपनिषद है। उपनिषद का मतलब क्या होता था कि बैठकें होती थी, बड़े बड़े बैठकें होती थी, उसमें राजा लोग आते थे, ऋषि लोग रहते थे। ये आरण्यक ग्रंथ है उपनिषद। और उपनिषद और वेद आरण्यक जंगल में लिखे गए हैं दोनों ग्रंथों। मैंने दो दो ही नहीं है, 108 उपनिषद कहता है कि हुआ है, या वेद 4 बोलता है। तो जो ये स्मृतियां हैं उसमें भी बहुत सारा जंगल में लिखा गया है। तो ये सब आखिर कैसे आदमी सहिष्णु होता है, या कहता है कि चलो वो मार दिया तो मार दिया, हम एक मच्छर मारने को तैयार नहीं होते हैं, हम मक्खी की भी पूजा करते हैं, बरगद मिल जाएगा। वो मुसलमान से क्या है, वनस्पति भी आतंकित है। वनस्पतियों का वो बहुत बड़ा मुसलमान दुश्मन है। उससे पशु पंछी भी आतंकित है। उससे मनुष्यता और पूरा जीव जगत आतंकित है। उसके बारे में एक लाइन में बोल देता है सब कि वो अनपढ़ है, वो क्या लंगा है। वो मैं देखता हूँ उसका बिहेवियर तुरंत पलट जाता है। कब पलटेगा कोई ठीक नहीं है। वो अपने स्थिर नहीं मिलता है, बड़ा बड़ा फैमिली वाला है। एक तो मेरे चीफ मिनिस्टर, बिहार का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मोहम्मद यूनूस का परपोता, वो बदल गया। मैं बोला कि तुमको गजवाए हिंद मांगते हो, तो मैं तो मानना नहीं करता हूँ, न मांगो। जाने मोदी, जाने तू, जाने जाओ, जाने जा। तू हमको जय श्री राम करने से कैसे मना कर सकता है? वो कहता है सीताराम कहाँ नहीं करते हो। तो ये सब कहीं आप भाई, आप जितना रोल हो चाहे गा लो, चाहे आपका जो स्टाइल हो कहने का, आपकी बात आप उस स्टाइल से कह लो। अब इसको क्या कायरता कहिएगा। महात्मा गांधी भी तो कहते थे कि झगड़ा हो जाए तो लड़ भी लो, लेकिन ठीक है, चलिए। थैंक यू। हाँ, और लोग बताइए। बाबा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं बोलूंगा हाँ, कुछ। बताइए आप पवन जी। बाबा, शूद्र समाज जो होता है वो लड़ता नहीं है, और वो कहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही कुछ लुटेरे आए और लूट के चले गए। चंगेज खान जो है इराक में गया और खलीफा को मस्जिद के गुंबद पे खड़ा करके चारों तरफ से उसके शरीर में तलवार डाल करके और उससे बोला कि तुम अल्लाह अकबर बोलो और तुम्हारे मुंह में मैं चांदी पिघला के डालूंगा, देखता हूं तुम्हारा अल्लाह आता है कि नहीं। और जबरदस्ती उससे अल्लाह अकबर बुलवाया और उसके मुंह में
पिघली गर्म चांदी डाल दिया, कोई नहीं कुछ कर पाया। समाज में जो शूद्र वर्ग होता है, जो सर्विस करता है, वह लड़ नहीं पाता है। युद्ध अलग चीज है, वो समाज का हर वर्ग नहीं करता। जबरदस्ती अपने आप को कोसने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। धन्यवाद। बताइए और लोग। अगर माता प्रसाद जी अपनी बात पूरा करें तो देख लीजिएगा। जी बाबा, आवाज आ रही है? हाँ, अभी तो आ रही है। हाँ बाबा, मेरा यही मानना है, क्योंकि हम अपने इतिहास से अगर कुछ सीखते हैं तो हमने जो इतिहास में पढ़ा है वो उसका निष्कर्ष हमारे अनुभव से यही आया है कि समाज कायर बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता होती कि हमारा नेतृत्व कैसा है। हमारी सरकारें पहले भी थी, पाकिस्तान से आतंकवादी पहले भी आते थे, लेकिन हमारा रिएक्शन कुछ नहीं होता था, क्योंकि हमारा नेतृत्व ही बहुत ढीला था। अब नेतृत्व हमारा सशक्त है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जनता में तो आवेश है, आक्रोश है, लेकिन हमारा नेतृत्व निर्णय क्या लेता है। नेतृत्व जिस तरफ बढ़ता है, जनता उसके साथ में उसी तरफ बढ़ती है। ये भावनात्मक चीज है, क्योंकि भावनाएं जब आहत होती हैं तो व्यक्ति बिल्कुल निश्चित रूप से एक होकर के अपने जो हमारा नेता होता है, नेतृत्व करता है, उसके पीछे लग जाती है। क्योंकि राजा भी हमारे यहाँ नाम के ही होते थे, हकीकत में उनके पीछे पूरे का पूरा समाज खड़ा रहता था। जैसे प्रताप ने मुगलों से हार नहीं मानी, तो क्यों, किस दम पर? क्योंकि पूरे का पूरा समाज उनके पीछे खड़ा होता था। जंगल में अकेले प्रताप नहीं गए, पूरे का पूरा समाज गया या पलायन कर गए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। आप भूभाग पर तो आधिपत्य जमा सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों पर नहीं। दिल का मतलब है जनता, समाज। तो समाज कायर नहीं है। अब हिंसा, हिंसा तो हम किसी की भी भावनाओं को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाएं, वो हिंसा है। और अहिंसा, अहिंसा है हम केवल जीव मात्र के प्रति दया भाव रखें, उसकी मूलभूत जो उसके मौलिक अधिकार हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त, उनसे छेड़छाड़ ना करें। ये है अहिंसा। आत्मरक्षा, यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हावी होने की या बल प्रयोग करने की कोशिश करता है, जब हम उसका प्रति उत्तर देते हैं, ये हमारी है आत्मरक्षा। क्योंकि अगर हम प्रारंभ में ही आक्रामक हो जाएंगे तो ये तो हमारा बर्बर व्यवहार होगा। तो ये तो बाबा हमारी समझ में आता है। अब भारतीय समाज में कुछ समय से ये से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध ने हमारे नेतृत्व करता, क्योंकि ज्यादातर जो बौद्ध धर्म है वो राजसी धर्म कहलाता है, ज्यादातर राजाओं के द्वारा फैलाया गया है। राजाओं ने भिन्न भिन्न देशों में, और उसकी मुख्य चीज रही है अहिंसा। और वहीं से हमारे भारतीय समाज में ये अहिंसा का नहीं संतुलन था। हिंसा भी थी, अहिंसा भी थी, क्योंकि अहिंसा का प्रतिकार करना ही हमारा न्याय है। ऐसा हमारे, अब वेदों को हम दोष दें तो बेशक देते रहें, क्योंकि वेद तो एक हमारे स्वयं को परिचित होने का, स्वयं का स्वयं से परिचित होने का जरिया है कि हमें जीवन में हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है पैदा होने का। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ने का साधन है वेद। आत्म अध्यात्म, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, मतलब स्वयं का अध्ययन करना और स्वयं के बारे में चिंतन करना कि हमने आज पूरे दिन भर में क्या क्रियाकलाप किए हैं। तो उस हिसाब से, और वही हम जब चिंतन करते हैं तो हमने कहाँ गलती की, कहाँ हिंसा की, प्रकृति के विरुद्ध की या अपने लोगों के विरुद्ध की, या हमने किसी भी घटना का प्रतिकार किया। माने हमारे सामने वाले ने
हमारे ऊपर कुछ आक्रमण करने की कोशिश की और हमने उसका प्रतिकार किया है, तो वो चीजें हमें सिखाने का काम करता है। तो बाबा ये हमें लगता है कि समाज में दिशा देने का काम कुछ बीच में आए हुए गांधी जी ने भी ये कहा कि एक गाल, अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी कर दो। ये बिल्कुल प्रतिक्रिया गलत है। फिर हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि सामने वाला तो जैसा चाहेगा वैसे ही करवाएगा। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने विरोधी से काम करवाने के लिए उसे उकसाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता होती है कि ये व्यक्ति कब ऐसा करेगा तो उसके विपरीत काम करेंगे, तो वो जैसा करवाना चाहते हैं। जैसे आप हमें गुस्सा दिलवाना चाहते हैं, हम तो हमसे कुछ भी अपशब्द बोलेंगे या हमारी भावनाओं पर थोड़ी सी भी चोट करेंगे और हम गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य है हमें क्रोध दिलवाना। जब हम अपना टेम्परामेंट खो देंगे तो निश्चित रूप से हम अपना काम खराब करेंगे, और वही आप सोचते हो कि वही आपका लक्ष्य है कि हम इनको असंतुलित कर दें और इनका काम बिगड़े। क्योंकि जब व्यक्ति आवेश में आ जाता है तो अपने काम बिगाड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो विवेक है वो विवेक शून्य हो जाता है। और बुद्धि का काम तो ये है कि एक क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया कैसे करना है तुरंत करो। तो बुद्धि निर्णय तो लेती है, लेकिन उसमें विवेक नहीं होता है। विवेक जब होता है जब हम चिंतन करते हैं, उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। तो बाबा यही सोच करके, और आज के समाज में यही है कि विवेक करके माने चिंतन कीजिए कि कोई भी काम हुआ है उसके बाद चिंतन करिए, चिंतन के बाद निर्णय लीजिए, तो वो विवेकपूर्ण निर्णय होगा। जब विवेकपूर्ण निर्णय होगा तो आप उसको चाहे प्रतिकार कहें या आत्मरक्षा कहें। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्णय लिया है कि सेनाओं को पहले फ्री हैंड कर दिया कि आप जो भी निर्णय लेंगे आपका होगा, काम हमें ये चाहिए कि आतंकवाद खत्म हो जाए। कैसे होगा ये निर्णय आपका है, कब करेंगे समय आपका होगा, कहाँ करेंगे स्थान आपका होगा। ये बुद्धिमान लोगों का काम है कि सामने वाले ने आवेश में आकर के तो काम कर दिया और अपने को बचाव में भी लग गया, क्योंकि प्रतिक्रिया इधर से हुई है, अभी तो केवल प्रतिक्रिया हुई है। अब आत्मरक्षा में हम क्या करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो समय हमारा, स्थान हमारा, निर्णय हमारा। ये बुद्धिमत्ता का काम है। ठीक बस है, बाबा मुझे इतना ही कहना था, चलिए ठीक आगे है। और लोग अपनी बात रखेंगे। हाँ, सुनील देव जी कुछ कहा है। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, कोटेशन में जैसा दिया गया है कि आज के वर्तमान समय में जो समाज की स्थिति है वो कायरता की तरफ जा रही है या हिंसा की तरफ जा रही है। तो यदि हम विश्व के समाज की बात करें तो प्रवृत्ति के आधार पर हम देख सकते हैं दोनों गुटों के साथ अहिंसा और हिंसा दोनों के साथ लोग खड़े मिलेंगे आज भी। लेकिन जहां हम 10 वाला ऑरेंज बार है एक देख रहे? सभ्यता जो मुस्लिम सभ्यता है यदि उसको देखें तो उसके स्वरूप में पूरी हिंसा ही समाई हुई है, और मैं उसको प्रवृत्ति के आधार पर ही मानता हूं, क्योंकि संस्कारों में, उनकी जीवन पद्धति में, उनके व्यवहार में, उनकी धार्मिक किताबों में, उनके जो ब्राह्मण होते हैं मौलवी, उनके द्वारा उस चीज के लिए बताया जाता है और उसकी तरफ को उनको ले जाया जाता है। तो ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि ये प्रवृत्ति जो हमारी प्राचीन व्यवस्था में दस्यु प्रवृत्ति होती थी, राक्षसी प्रवृत्ति होती थी, और जिस तरह से वो बल प्रयोग करके राज्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, राज्य को आगे बढ़ाते थे, विस्तार की नीति को अपनाते थे, वही चीज हम इस समय देख रहे हैं। दूसरी यदि बात करें हिंसा और अहिंसा, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे ग्रंथ ने
सबसे पहले अहिंसा को ही कहा, यानी सत्य से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अर्थात अष्टांग योग में अहिंसा को पहला स्थान दिया गया। लेकिन हिंसा का मतलब ये नहीं हो जाता, या अहिंसा का मतलब ये नहीं हो जाता यदि मेरे शरीर पर एक मच्छर बैठ जाता है तो क्या मैं उसको अपना बचाव नहीं करूं, उसको काटने दूं, उसको मारूं नहीं, या उसका कोई और इलाज नहीं करूं? ये कैसी अहिंसा हो सकती है? बहुत चिंतन इस पर किया जा सकता है। मध्यकाल में, बीच के काल में जो लगभग 3000 सालों का हम देखते हैं विद्वानों का, या जो मत जो बने या विचार की दृष्टि से, उन महापुरुषों ने उस समय के अनुसार जो है वो नारा दिया। बुद्ध को उस समय देखें तो जो गौतम थे, गौतम बुद्ध जिनका नाम पड़ा सिद्धार्थ थे, बचपन से उनकी पूरी कहानी को यदि हम देखें तो उन्होंने पूरा अवलोकन किया समाज का, राजाओं का, सबका, और उस स्थिति पर उन्होंने बोला, क्योंकि उस समय यवनों का या उस तरह का कोई आक्रमण जो है विशेष नहीं था, और मुस्लिम सभ्यता भी जो है वो स्थापित नहीं थी, तो उन्होंने उस समय नारा दिया। एक बात मैं और कहूंगा कि संतों का, ऋषियों का, और जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी जीवन पद्धति में अहिंसा ही होती है, परंतु वो उपदेश राजा को, क्षत्रिय व्यवस्था जो एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार है, उसको उपदेश वो अहिंसा का नहीं देते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारी रक्षा करो, और आपकी अहिंसा वही है, जो हमारी सुरक्षा आप करेंगे वही आपकी अहिंसा है। इसलिए अहिंसा को भी डिवाइडेशन किया गया। दूसरी चीज एक और आ जाती है कि गांधी जी भी उन्हीं व्यवस्थाओं में आते हैं। गांधी जी ने अपने अनुसार चाहा कि मैं अहिंसा के बल पर, अहिंसा के विचारों के बल पर समाज की जो आज स्थिति है, जो अंग्रेजों का अत्याचार है भारत पर, तो उसका समाधान कर पाऊं। उनकी सोच पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी अहिंसा को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और प्रभाव भी नहीं पड़ा। हाँ, हिंदुओं में तो पड़ा, और हिंदू जन सामान्य लगे, जहां मुस्लिम देखते हैं उनको, उन पे भी प्रभाव नहीं पड़ा, और कुछ जो हिंदू और लोग थे उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि व्यक्ति जिस विचार का होता है और जिसने जो अनुभव किया, आत्मसात जो करता है, वो उस तरह से। लेकिन गांधी जी ने जो क्रांतिकारी थे या वो थे, उनको भी जो एक नारा दिया था, गाल पे एक मारो तो दूसरा कर दो। अब ये गांधी जी का है या नहीं है, मैं इसको भी नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर बोला जाता है। दूसरा, अंत में ये भी कहा करो या मरो। तो मैं समझ रहा हूं इस बात का उलट विलोम होता है। एक तरफ कह रहे हैं कि हथियार मत उठाओ, और एक तरफ कहते हैं करो या मरो। तो उन्होंने भी अपनी नीति को बदला, अपने विचारों में कहीं ना कहीं जो है वो परिवर्तन किया, लेकिन स्वयं अपने विचार पर अडिग रहे। अपने विचार पर कैसे अडिग रहे? उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, और जब उनको मृत्यु के समय जो है उनकी घटना इस तरह की है, तब भी उनके द्वारा कोई ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन उनके मानने वालों ने जो क्रिया अपनाई वो एक अलग विषय है। तो ये जो अहिंसा, हिंसा की बात है, मैं समझ रहा हूं, इससे मैं भी समर्थन करता हूं बाबा की इस बात का कि समाज को जो है वो हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि समाज स्वयं हिंसा पर उतर आएगा तब उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? समाज तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो जो क्षत्रिय परंपरा थी, राज व्यवस्था थी, राज्य था, वो सुरक्षा न्याय की जैसे कही गई है, ये बात बहुत तार्किक है। लेकिन जहां एक समाज का वर्ग भी यदि हिंसा का सहारा ले रहा है, एक समाज का वर्ग कह रहा हूं, वहां राज व्यवस्था को नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हिंसा समाहित हो, उस समय राज्य व्यवस्था कैसे पर्याप्त? मुझे समाज का यदि राज्य को भी सहयोग ना मिले, या राज्य में कोई ऐसी प्रवृत्ति न पनपे कि हम जो है अहिंसा से नहीं बच सकते,
और सामने वाला जो है वो हाथ जोड़ने से नहीं मानेगा, तो कैसे उस चीज का। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अहिंसा मानव जीवन के बहुत जरूरी है, अहिंसा मानव जीवन को बहुत जरूरी है, पर दुष्ट न माने, पर दुष्ट यानी सामने वाला ना माने उसकी नीति क्या है, तब हिंसा भी बहुत जरूरी है। यानी ऐसा लगे कि हमारे संस्कार, सभ्यता और हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगा, या हमारा देश जो है इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि आगे हमें 10 सेकंड की बात है कि जैसे अभी 20% है या 10% है या 15% है पूरे भारत में, यदि ऐसी स्थिति में ये हमारे ऊपर हावी हैं, इनकी और कुछ संख्या बढ़ती है तो क्या स्थिति होगी। ये भविष्य के भी लिए व्यक्ति विचार करता है कि 4 लोग यदि हमें जीने नहीं दे पा रहे हैं और राज्य पूरा समाधान नहीं कर पा रहा है। वैसे मैं वर्तमान सरकार से संतुष्ट हूं कि वो उसका निदान कर रहे हैं अपने आधार पर, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन समाज को भी इस दिशा में थोड़ा सा बचाव पक्ष या अपना कोई कठोरात्मक पक्ष जो है वो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र भी सरकार की, राज्य की ताकत समाज बनता है। समाज से मतलब उसका, जैसे अभी ये घटना हुई है जिक्र आई, तो पूरे पूरे देश में एक आक्रोश था, और खासकर हिंदू समाज में, कुछ मुस्लिम भाइयों में भी जो अच्छे हैं थोड़े से, लेकिन फिर वही है, कुछ नीतियां उनकी ऐसी हैं जो 3 तरह का इस्लाम है, और जो वो अंतिम समय में वो वहीं आकर के खड़े मिलते हैं। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न हो जाता है। और 4 तरह का जो फोबिया इस्लाम चलता है उसमें बड़ी, एक बचाव पक्ष करेगा, एक गलत बताने के लिए आ जाएगा, और एक क्या नाम है, न्यायालय में उसी का वकील बन के चला जाएगा, एक जनाजा निकलेगा तो उसमें हजारों में खड़ा हो जाएगा। ये स्थिति बड़ी समझ में नहीं आती है। तब हिंदू समाज को भी कुछ समझना चाहिए। लेकिन ये ठीक है कि हिंसा और अहिंसा, हिंसा से अहिंसा ही श्रेष्ठ है, और अहिंसा के बल पर ही एक अच्छा समाज बनाया जा सकता है। जी धन्यवाद। चलिए, और किसी को अगर शॉर्ट में कोई बात कहनी हो। चलिए, तब तक मैं आपके सामने थोड़ा सा रख दूं अपनी बात। वो हिंसा, हिंसा, अहिंसा, कायरता और आत्मरक्षा, इन चारों विषयों पर अगर विचार करें तो आत्मरक्षा के लिए तो आमतौर पर हिंसा नहीं होती है। शायद ही कहीं अपवाद स्वरूप ही आत्मरक्षा के लिए हिंसा कोई करता है। ये जरूर है कि आत्मरक्षा के नाम पर हिंसा का समर्थन सब लोग करते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए कभी करते नहीं है। प्रश्न आता है, मुख्य प्रश्न, कि कायरता और अहिंसा में क्या फर्क है। अगर कोई मजबूत आदमी कायरता दिखाता है तो वह अहिंसा मानी जाती है, और अगर कमजोर आदमी अहिंसक होता है तो वह कायरता मानी जाती है। तो ये कायरता और अहिंसा का जो अलग अलग अर्थ है वो आपके मजबूत होने और कमजोर होने पर निर्भर करता है। एक कमजोर आदमी अहिंसक होता ही नहीं है, कायर ही होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि वर्तमान भारत में कायरता बढ़ रही है कि हिंसा, क्योंकि अहिंसा तो भारत में लगभग शून्य समझ लीजिए, 1-2% बची होगी तो बची होगी, अन्यथा
अहिंसा पर विश्वास भारत में नहीं है। या तो विश्वास है कायरता पर और या हिंसा पर। ये दोनों का क्या अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति अगर वर्तमान समय में उसका ठीक से आकलन किया जाए, भारतीय संस्कृति में हर मजबूत आदमी जो भी मजबूत है वह हर आदमी हिंसक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर मजबूत आदमी कमजोर के प्रति हिंसा का सहारा लेता है और हर कमजोर आदमी अहिंसा का सहारा लेता है। इसको आप दूसरे शब्दों में कहें तो उसके शब्द साफ साफ ये सामने आते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक कमजोर है तो वो मजबूत से दबता है। पूरे भारत की 140 करोड़ लोगों में मेरा जो अपना अनुभव है कि हर कमजोर मजबूत से दबता है, कमजोर को दबाता है। यह बन गई है अभी भारतीय संस्कृति। तो यह तो बड़ी चिंता की बात है कि हर आदमी कमजोर को दबाने के लिए तैयार बैठा है और मजबूत से दबने के लिए भी तैयार बैठा है। यह हमारी पुरानी संस्कृति तो नहीं थी, लेकिन वर्तमान संस्कृति ये दिख रही है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? जब भी समाज में राज्य अहिंसक होता है तो समाज में हिंसा बढ़ती है, क्योंकि समाज के सामने अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं संगठित होने और बल प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है। जब से गांधी जी के मरने के बाद हमारी सरकारों ने राज्य को न्यूनतम हिंसा की सलाह दी, खासकर गांधीवादियों ने। तो नासमझ गांधीवादियों ने राज्य को समुचित या अधिक बल प्रयोग की सलाह नहीं दी, न्यूनतम बल प्रयोग की सलाह दी और उसका परिणाम हुआ कि समाज में हिंसा बढ़ती चली गई। यह तो वर्तमान स्थिति है। वैसे करीब करीब सारी दुनिया का हाल ऐसा ही है, लेकिन मैं भारत की चर्चा कर रहा हूं। मुख्य मामला यह है कि वर्तमान समय में पीछे का पूरा डोंडो का नाम समाधान क्या हो सकता है। मैं आपको एक बता दूं कि मैंने पूरे जीवन में रजिस्ट्री कर दो अपना जगह। बचपन से लेकर आज तक कभी कायरता नहीं दिखाई। बचपन से लेकर आज तक और कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। मैं जीवन भर बड़े बड़े हत्यारों से लड़ा, जयसवाल का प्लाट है, डकैतों से भी लड़ा, कर दे मेरे नाम, सरकार से भी लड़ा, राजाओं से भी लड़ा और कभी जीवन में हिंसा का सहारा नहीं लिया। कभी बम, पिस्तौल, गोली बारूद, लाठी डंडा कभी रखा ही नहीं।
तो आप सब क्यों? काम करेंगे पंच मैं मैं नहीं कर आपको दूंगा नहीं कह रहा आप कैसा करिए, क्या करने का क्योंकि और मैंने मंत्री से शस्त्र की अपेक्षा शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण माना। तो रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हो मैंने जाओ लाठी के बजाय तभी तो बात कर खर्चा अकल करूंगा को मैं ज्यादा महत्व दिया है। करने के लिए तैयार हो जाएगा ना उसके बाद तो मैं तैयार अगर करूंगा आपके पास तैयार शक्ति करूंगा और बुद्धि, तैयार करूंगा ना बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, तैयार करूंगा ना ये तो मैंने बचपन से पढ़ा था। तो मैंने बुद्धि के महत्व को समझा। आप यहाँ कई रामानुजगंज के लोग बैठे हुए हैं इस चर्चा में, और सब जानते हैं कि बचपन से लेकर पूरे जीवन में मैंने कितने हिंसक शक्तिशाली लोगों से प्रत्यक्ष संघर्ष किया और बुद्धि के माध्यम से जीत गया, और शस्त्र वाले हार गए। दिक्कत यह आ रही है कि वर्तमान समय में बुद्धि के महत्व को कमजोर किया जा रहा है और संगठन के महत्व को बढ़ाया जा रहा है, और उसका परिणाम है आए आज समाज में। आप एक बात सोचिए कि समाज में हिंसा के माध्यम से, बल प्रयोग के माध्यम से किस समस्या का आप समाधान कर पाए? आपस में जरा सा सड़क पर एक शब्द गाली गलौज हो गया, मार दो। मिनटों में 10 रुपये के बारे में जरा सा झगड़ा हो जाए, क्योंकि हर आदमी को यह बताया जा रहा है कि गलत बात बर्दाश्त मत करो। मैं आपको आज एक रहस्य बताता हूं। रहस्य, हमारे परिवार में जब कोई बहू आती है शादी होकर के, तो सबसे पहले पूरा परिवार बैठता है। हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद बैठ गए, सब बहू को बिठा लिए, और उसको इस बात की शिक्षा दी जाती है कि गलत बात बर्दाश्त करने की आदत डालो हमारे परिवार में। कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन कायरता मत दिखाओ, गलत बात का प्रतिरोध मत करो, चुप रह जाओ, स्वीकार कर लो। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जब उसका गुस्सा ठंडा हो, या परिवार के बड़े आदमी को बताओ कि देखिए मेरी गलती नहीं थी, हो गया बस। आपको एक बात और बताएं कि मैंने अपने परिवार में अपने बच्चों को बचपन में यह ट्रेनिंग दी कि अगर तुम मार खाकर आओगे तो तुमको इनाम मिलेगा, बशर्ते कि बर्दाश्त करके आना पड़ेगा, जवाब दे करके नहीं। मार खा के आओ, तुमको इनाम मिलेगा। और आज तक जीवन में कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि हमारे परिवार के बच्चे कहीं मार खा के आना पड़े, क्योंकि जब हमारे मार खाने की तो नौबत तब आएगी कि जब आप किसी से उलझ जाएंगे, गाली देंगे, और अगर कोई जानबूझ करके भी उलझ रहा है तो हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। तो आज सब तरीके से बचे हुए हैं। तो मेरे विचार से हमें 2 काम करना चाहिए। पहला, लोकतंत्र में सामाजिक हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। आपको बल प्रयोग करने की न कोई आवश्यकता है और न औचित्य है। एक, समाज को कभी भी किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अपने से ऊपर वाले को बताइए। दूसरा, राज्य को अधिकतम हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। राज्य अगर हिंसा में कमजोर पड़ जाएगा तो कभी भी अहिंसा की सुरक्षा नहीं हो सकेगी। तो गलती दोनों तरफ से हुई है। एक गलती ये हुई कि समाज में लगातार हिंसा का महत्व समझाया गया। पूरे स्वतंत्रता के पहले से लेकर आज तक समाज में यह बात लगातार समझाई गई कि हिंसा महत्वपूर्ण है, अकल नहीं। बुद्धि के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया। डंडे में ताकत है। संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ताकत होती है, ऐसा समझाया गया सबको। और दूसरी तरफ राज्य को समझाया गया कि बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वर्तमान समय में समाज को आप समझाइए कि तुम्हें बल प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पवंजय जी ने जो कहा, समाज को शक्तिशाली होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि समाज को शक्तिशाली होना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो हम लोग मिलजुल करके उस पर विचार करें, न कि उसको कह दे कि जाओ लड़ जाओ। लेकिन उसके साथ साथ राज्य को भी यह गारंटी देनी पड़ेगी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देंगे। ये दोनों काम एक साथ चलना चाहिए। हो रहा है दोनों उल्टा। राज्य सुरक्षा नहीं देना चाहता है, राज्य सुरक्षा देना भी नहीं चाहता है। राज्य सुरक्षा और न्याय से दूर भागता है और तथाकथित सामाजिक लोग, सामाजिक जो नेतृत्व है, वो लोगों को हिंसा पर विश्वास कराता है। और ये दोनों मार्ग गलत है। ये मैंने आपके सामने आपकी बात रखी है। आप और आगे कुछ कहिए, प्रश्न करिए, जो भी आप। भाई देखिए, एक बात समझ लीजिए कि वर्तमान जो देश की स्थिति चल रही है, कायरता और हिंसा, ये दोनों घातक है और इसका तो समाधान हम लोग को खोजना चाहिए। चलिए बताइए। और अभी 10-15 मिनट बचा है। मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ, आपने जिंदगी भर नहीं लड़ाई की, जिंदगी भर हिंसा नहीं की, बड़े बड़े समस्याओं को समाधान भी कर ले गए। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये बातें आप व्यक्ति और समाज के स्तर पर भी कह रहे हैं, या आप राज्य व्यवस्था है उसके लिए भी आप यही कह रहे हैं? नहीं देखिए, राज्य व्यवस्था ने मेरी कोई मदद नहीं की कभी। हमको राज्य से तो सुरक्षा मिली नहीं। लेकिन मैं कुछ अति, मतलब हिंसा की तुलना में, शक्ति की तुलना में अकल को बहुत ज्यादा महत्व दिया, बुद्धि को। सारे आप रामानुजगंज में आप लोगों से, पुराने लोग आपको सब बता सकते हैं। और एक दो घटनाएं नहीं, अनेक घटनाएं ऐसी हैं, एक दो नहीं, अनेक। जैसे जब मुझे नक्सलवादी घोषित किया गया राज्य द्वारा, ये तो 96 की बात है,
नक्सलवादी घोषित करके 30 मार्च को गोली मारने का आदेश हुआ। मुझे तो कहीं कुछ नहीं करना पड़ा। कहीं ऐसा नहीं है कि मैंने हड़ताल कराई हो, चक्का जाम कराया हो। सारी जनता रामानुजगंज के नहीं, देहातों की जनता मेरे साथ थी, लेकिन हम लोग अकल से जीत गए। ये तो 96 की बात है ये। नहीं बाबा, शायद मैं प्रश्न को बढ़िया से नहीं कह पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी पुलवामा में जो घटना हुई है, तो क्या आपके मतलब सिद्धांत पर चलते हुए उस समस्या का समाधान संभव है? मेरा नहीं ये है प्रश्न है। तो उस वह जो घटना अभी हुई है, पहलगाम की घटना आप कह रहे हैं ना? कौन सी घटना आप बता रहे हैं? जी, जैसे आप तो यही कह रहे हैं कि मतलब व्यक्ति को हिंसा सिखाई जाती है, और लेकिन आपका कहना यह है कि मैं बुद्धि के द्वारा, मेरा मानना है मतलब आपके अनुभव में भी है कि बुद्धि के द्वारा मैंने सारी समस्याओं का समाधान किया। मैं मैं अब ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्तमान समय में राज्य, जी। भारत की सरकार ठीक दिशा में चल रही है। ओके, ठीक है। मतलब सरकार को अधिकतम बल प्रयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। जी जी, मैं यही सुनना चाह रहा था। हाँ, तो राज्य जब तक, मैंने ये भी कहा है कि राज्य अगर न्यूनतम बल प्रयोग करेगा तो समाज में हिंसा बढ़ेगी ही। ये मोटी मोटी बात है। भाई, अब मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, मैं तो अपने घर में आज तक अब कभी ताला बंद नहीं करता हूं अपनी कॉलोनी में, क्योंकि मुझे इस बात की गारंटी है कि कॉलोनी वाली जो प्रशासन है कॉलोनी का पूरा, इस कॉलोनी में करीब 2,500-3,000 लोगों की आबादी है कॉलोनी में, और सबको गारंटी है सुरक्षा की। कभी हम लोग बंद ही नहीं करते हैं, कुछ भी रात भर खुला रहता है। अगर सरकार इतनी गारंटी दे दे, सरकार कहती है क्या, पिस्तौल का लाइसेंस ले लो, बंदूक का लाइसेंस ले लो, तू काहे के लिए है? सरकार कहती है जागते रहो, तू सरकार काहे के लिए है? तुम कौन सी का टैक्स लेते हो? सरकार को कहना चाहिए सोते रहो। हम लोगों ने रामानुजगंज में घोषणा की थी कि आप लोग अपने घर का ताला मत बंद करिए, कहीं चोरी होगी तो नगर पालिका जिम्मेदार होगी उसके लिए। आपका घर का ताला टूट जाएगा तब भी आप खुला रखिए, अपनी मोटरसाइकिल बाहर रखिए, अपनी साइकिल बाहर सड़क पर रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। पूरे शहर को गारंटी दी गई थी। क्यों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अकल पर विश्वास कीजिए, शास्त्र पर विश्वास कीजिए, शस्त्र पर विश्वास मत करिए। शस्त्र पर विश्वास करे सरकार। सरकार को शास्त्र समझने की जरूरत है, शस्त्र पर विश्वास जी करे। जी। और हम आप शास्त्र पर विश्वास करें। चलिए। मेरा भी यही मानना था कि किसी न किसी व्यवस्था या व्यक्ति को हमारी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, जैसा कि चलिए, आपने अभी हाँ कहा। बिल्कुल, हम, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमको सुरक्षा दे। जी जी, मैं यही जानना था। अगर 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 सरकार को 10 एटम बम बनाना हो बनावे, उससे कोई कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम बंदूक पिस्तौल का लाइसेंस नहीं लेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा करें। और कोई बात किसी को बताइए, कोई प्रश्न हो किसी का भी। आप ज्ञानेंद्र जी कुछ नहीं बोल रहे हैं ना?
चलिए तो कल का विषय आपको बता दें। कल का विषय हम लोग रखना चाह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था या जन्म के अनुसार होनी चाहिए या कर्म के अनुसार होनी चाहिए, कौन सा मार्ग ठीक होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप आराम से कहेंगे कि यह कर्म के अनुसार होना चाहिए, ये बात आप कहेंगे। जब आप कर्म के अनुसार जाति घोषित करेंगे तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये तो सारे झगड़े, फिर सब पहचान खत्म हो जाएगी। जहां आपने जाति और वर्ण को कर्म के अनुसार किया तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई की बात समाप्त हो जाएगी, आदिवासी, गैर आदिवासी सब खत्म हो जाएगा। इस पर भी आप सोचिएगा कि जाति और वर्ण कर्म के अनुसार होना चाहिए या जन्म के अनुसार होना चाहिए, किससे क्या लाभ है, क्या हानि है और भविष्य में क्या होना चाहिए, ये कल का विषय रहेगा। तो समाप्त करें भाई। बताइए कौन समाप्त करेगा। रविंद्र विश्वास जी कर रहे हैं चालू कि विपुल जी, और किसके हाथ में है? हाँ, आप सब चर्चा में जुड़े, अपने विचार रखें। आपका धन्यवाद।